13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हेल्प करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर पूछा जाए कि प्राइमरी में कौन हेल्प करते हैं तो आपने बताना है जी प्राइमरी में आपके प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं आपके। सेकेंडरी में कौन करते हैं, आपका कोआगुलेशन सिस्टम, ये जो 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये करते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे जी हमने 12 पढ़े हैं, तो जी 12 भी हो सकते हैं। आप कह सकते हो जो आपका फैक्टर नंबर 6 होता है ना, वो अननोन फैक्टर होता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रख लें। 12 भी कह सकते हैं, 13 कोटिंग फैक्टर होते हैं जिसमें से 6 होता है वो अननोन होता है, इतना याद रखना है। अब आगे आ जाए। आपका फॉर एग्जांपल एक इंजरी हुई, इंजरी की भी जगह पे क्या जाते हैं, प्लेटलेट्स जाते हैं, वहां पे क्या करवाते हैं, कोआगुलेशन करवाते हैं। जो प्लेटलेट्स से आगे कोआगुलेशन करवाते हैं हम उससे बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। लेकिन जो अगर आपके ये जाते हैं कोआगुलेशन सिस्टम, कोआगुलेशन कास्केड वहां पे बनता है, वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में बनता है, ठीक है। जो आपके प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो प्लेटलेट्स से आगे कोआगुलेशन करवाते हैं वो वीक बनता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाती है, आपका कोआगुलेशन जाता है, वो वहां पे एक मैश लाइक जाले की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, प्लेटलेट्स को स्टेबल कर देता है ताकि क्या ना हो, इसके अंदर जो मैश बना हुआ वो टूटे ना, दोबारा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके बेसिक्स में लिखे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पेशेंट आया है, उसको इंजरी हुई है, उसके एंडोथेलियल सेल डैमेज हुए हैं। उसके जब भी एंडोथीलियल सेल डैमेज होंगे ना, अब देखिए पता क्या होता है, जब एंडोथीलियल सेल डैमेज होंगे इधर से पता क्या रिलीज होगा, आपका एंडोथिलिन रिलीज होगा, ठीक है। जब आपका एंडोथिलिन रिलीज होगा, ये डैमेज हो गया, तो आपको पता है जब ये डैमेज होगा तो ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। अब प्लेटलेट्स कैसे आते हैं, आपने बताना है कि जब भी आपका एंडोथीलियल डैमेज होता है ना, इससे एक चीज रिलीज होती है, उसका नाम है इसको बोलते हैं वेबल पैलेट बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेबल पैलेट बॉडीज। वेबल पैलेट बॉडीज रिलीज होते हैं, ये एक्टिवेट किसको करते हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये इतनी सी बात याद रख लें। अब देखें, इस पे पता क्या होता है, इस पे हमारा GP1B रिसेप्टर होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर होता है, वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्या मैंने कहा कि जब आपके एंडोथीलियल सेल डैमेज होते हैं, जब एंडोथीलियल सेल यहाँ से डैमेज हो गए, क्या रिलीज होगा इधर से, आपने बताना है यहाँ से। अब हमारा वेबल पैलेट बॉडीज एक्टिवेट किसको रिलीज करवाएंगी, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करवाएंगी। जब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होता है तो GP1B आके ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बुलाते हैं। जितने ज्यादा प्लेटलेट्स आएंगे उतनी ज्यादा कोआगुलेशन नहीं होगी, उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या होगी, कोआगुलेशन होगी, ठीक है। GP1B का ये काम है। अच्छा, अब यहाँ पे GP2B भी एक्टिवेट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 2B रिसेप्टर। इसका काम क्या होता है, आपने बताना है कि ये कब, ये रिलीज किधर से होता है। आपने ये बताना है कि जो GP1B ने प्लेटलेट्स बुलाए थे ना अपनी तरफ अट्रैक्ट किए थे कि यहाँ पे आके क्या करवाओ, कोआगुलेशन करवाओ, वो जब प्लेटलेट्स टूटेंगे, अब आपको पता है कि वीक अनस्टेबल बना होगा प्लग, जब वो टूटेगा उसके अंदर से क्या रिलीज होगा, आपका ADP रिलीज होगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा। जब ये दोनों चीजें रिलीज होंगी, ये क्या करेंगी, ये आपके GP2B को एक्टिवेट करेंगे। जब आपका GP2B एक्टिवेट होगा और ज्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, प्लेटलेट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जितने ज्यादा प्लेटलेट्स आएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कोआगुलेशन होगी। ये जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मैकेनिज्म है, ये समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताए ना। हाँ जी, बाकी सबको समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करते हैं। ये आएगा तो भाई आगे सारी समझ में आनी, अगर ये ना आया तो बाद में ही आपको आगे समझ में नहीं आनी सारी कहानी जो भी हुई, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब आपके प्लेटलेट्स टूटेंगे उसकी वजह से क्या होगा, आपका ADP रिलीज होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा। जब आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा, ये क्या करेगा, ये आपके प्लेटलेट्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ बुलाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएगा, कोआगुलेशन करवाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल इतनी सी कहानियां आपको पता होना चाहिए कि क्या करवाती है। जब भी आपका प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मसला हो ना, प्राइमरी हीमोस्टेसिस कब होती है, जब आपके प्लेटलेट्स आते हैं ना, तब हीमोस्टेसिस हो रही होती है। तो आपने बताना है इसके अंदर पता क्या हो सकता है, आपके स्किन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। स्किन के ऊपर ब्लीडिंग के निशान आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटैकिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर कौन सा साइन देखते हैं, आपने बताना इकाइमोसिस देखते हैं इसके अंदर। ये पूछता है एग्जामिनर, ये किसके अंदर देखते हैं, ये हम कोआगुलेशन कास्केड वाले इशू में देखते हैं या प्लेटलेट्स या प्राइमरी हीमोस्टेसिस में देखते हैं। आपने बताना प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लेटलेट्स के इशू में देखते हैं। वॉइस नहीं आ रही सही, वॉइस नहीं आ रही सही।
ओके, अगर क्लियर है तो ठीक है। ये सारी आपकी बेसिक्स की बातें, मैं एक दफा आपको ओवरव्यू दूंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे आज के टॉपिक की तरफ। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पटैकिया होगा इस पे, इकामोसिस होगा इस पे, परप्यूरा होगा, ठीक है। जो अगर पूछा जाए कि प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी है किसी पेशेंट के अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन साइन है, जो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग है, वो कौन सी देखेंगे? आपने बताना है पटैकिया देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये वाला साइन देखेंगे, ठीक है। पटैकिया के अंदर क्या हो रहा होता है, कितने स्किन इन्वॉल्व होती है ब्लीडिंग के अंदर? शाबाश, किसी को पता है? पटैकिया के अंदर 1 से लेके, वेरी गुड शिराज, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। इतनी स्किन के अंदर क्या होती है, ब्रूजिंग नजर आ रही होती है हमें, ठीक है। ये भी एमसीक्यू जाता है। मैंने क्या बताया, जब भी प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मसला होगा तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग होगी ज्यादा से ज्यादा, हीमोपोटेसिस होगा इसके अंदर, परप्यूरा, पटैकिया, इकामोसिस बनेगा, और 3 से ज्यादा, जी जी। जो अगर बच्चों आपका इकामोसिस पूछे तो आपने बताना 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, परप्यूरा मोर देन 3। जब भी आपका इकामोसिस पूछे तो आपने बताना है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा स्किन इन्वॉल्व हो रही है। जब भी आपसे पूछे परप्यूरा में कितना, आपने बताना है 3 मिलीमीटर, ना कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर पे याद रखना आपने, ठीक है। और जो आपका पोटैकिया वो 1 से 2 क्या होता है, स्किन को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। ये सारे प्राइमरी हमने पढ़ लिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर प्लेटलेट सही तरह नहीं है, डेफिशिएंसी है, उसका जो प्लग बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने बताना है। इसकी वजह से एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। अब एपिस्टेक्सिस क्या होता है? शाबाश, ये जो नाक से ब्लीडिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोप्टेसिस हो सकती है, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ब्लीडिंग ज्यादा होगी इसके अंदर, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का इश्यू चल रहा है, ठीक है जी। नोज से ब्लीडिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस बोलते होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर होगी। इसके अंदर ये सारी हमने प्राइमरी पढ़ ली। अब देखें, आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पीटी पीटी क्या होता है, पीटीटी क्या होता है हमारे पास, और ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेकेंडरी हेमोस्टेसिस को। अब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस वाले के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया, जब भी सेकेंडरी का नाम आएगा इसका मतलब ये है कि अब ये कोआगुलेशन या आपके क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने बताया जी 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, हमने आगे भी उसको डिवाइड कर दिया, दो पाथवेज में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। दो पाथवे में हमने क्या कर दिया, इसको इसको डिवाइड कर दिया आगे। जो हमारे पास इंट्रिंसिक है वो किसको इंडिकेट करता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंडिकेट कर रहा होता है। और जो ये एक्सट्रिंसिक है ये किसको करता है? प्रोथ्रोम्बिन को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे आ जाए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है सारी बातें, मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो आपके इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं? आपने बताना फैक्टर नंबर 12, ठीक है, फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 10, ठीक है। आपने ये बताने किसके अंदर? हमारे इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। ये माइक किसका ऑन है? माइक बंद कर लें। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है आपने बताने हैं, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10 इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पढ़ लिया। इसके बाद पता क्या होता है, हमारा हमारा कॉमन पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। कौन सा? कॉमन पाथवे। अब कॉमन पाथवे क्या करता है? कॉमन का क्या करता है, ये 10 दोनों में कॉमन है। 10 एक्टिवेट हुआ, 10 ने आगे 5 को एक्टिवेट किया, 5 ने आगे 2 को किया, 2 ने आगे किसको कर दिया? 1 को एक्टिवेट कर दिया। इस तरह क्या होता है जी, एंड पे 13 एक्टिवेट हो गए, क्या होगा इसके अंदर? कोआगुलेशन होगी, ठीक है। ये इसका क्या था सारा पाथवे जो आपको पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक की समझ आ गई, एक्सट्रिंसिक की समझ में आ गई, कॉमन पाथवे की समझ में आ गई। ये एट द एंड पता है किसको, जो फैक्टर नंबर 1 होता है ये फिब्रिन होता है हमारे पास, ठीक है। और फिब्रिन क्या करवाता है? क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। फैक्टर के नाम बेशक आप एक दफा खुद ही गूगल कर लीजिए, एफएससी की बातें हैं, फैक्टर के नेम वहां पे भी पढ़े थे, ठीक है। ये वाली बात सारी समझ में आ गई? शाबाश। ये वाली बात समझ में आई कि कोई नहीं आई? ओके, अगर क्लियर है तो। अच्छा, आगे आ जाए। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कितना होता है? अब हमारे पास जब भी लैब्स पे रिपोर्ट आती है ना तो उस पे पीटीटी एपीटीटी का लेवल लिखा होता है। वो अभी डिस्कस करते हैं बच्चे, ये भी सारे करते हैं। अभी हीमोफीलिया करेंगे, वॉन विलिबेंट फैक्टर करेंगे, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेंगे,
ये सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। अभी जरा थोड़ा सा ना नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लो, फिर ये आगे टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल पीटीटी कितना होता है, आपने बताना है 25 से लेके 40 सेकेंड तक ये कितना होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। आपकी जो लैब्स पे रिपोर्ट करवाते हो पीटीटी एपीटीटी का लेवल चेक करवाते हैं, वो यही होता है। इसके अकॉर्डिंग आपने डायग्नोसिस बनाना होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। नॉर्मल पीटी का कितना टाइम होता है, आपने बताना है 11 से लेके 15 सेकेंड तक। अगर तो 15 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम में इशू आ रहा है, फैक्टर 3 7 10 में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीटी का लेवल बढ़ रहा है, कोआगुलेशन होने में टाइम ले रहा है। ठीक है। अगर तो पीटीटी का लेवल ज्यादा 40 सेकेंड से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे किस पाथवे में मसला आ रहा है, शाबाश, आपने बताना है इंट्रिंसिक पाथवे में मसला आ रहा है, कोआगुलेशन होने में टाइम ले रही है, पीछे कोई ना कोई डिजीज है, इसको रूल आउट करो। ठीक है। ये हमें ये चीज इंडिकेट कर रही होती है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, शाबाश, ये भी एमसीक्यूज आता है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसके प्लेटलेट्स का लेवल चेक करना, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम पता होगा तो हम चेक करेंगे ना। लैब्स में तो करते ही करते हैं 7, आपने बताना 2 से लेके 7 मिनट तक क्या होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है इसके अंदर। ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये किसी ने लिखना है तो लिख ले, उसकी मर्जी है। ठीक है। इधर आ जाए, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है कि जो आपका फैक्टर 12 होता है ना, 12 आगे 11 में चेंज होता है, 12 उससे पहले 12 ए में चेंज होता है, फिर 11 के अंदर चेंज हो रहा होता है। ठीक है। आपने बताना हाई मोलिकुलर वेट काइनिन इसको चेंज करती है, किसको, 12 को 12 ए में चेंज कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट ये आपका कास्केड आगे चलता होता है। ठीक है। ये वाली बातें समझ में आ गई। साथ साथ मुझे बताते जाना यार, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे। ओके, अगर क्लियर है तो ठीक है, समझ में आ गई है ये सारा। नॉर्मल कोआगुलेशन हमने बता दी। अच्छा, आपने विटामिन आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है कि जो आफ्टर बर्थ देते होते हैं, शाबाश, कौन सा विटामिन है जो आफ्टर बर्थ देना होता है, वाह, कौन सा है वो, विटामिन के। वेरी गुड, विटामिन के। ठीक है जी, विटामिन के देते हैं इसके अंदर। एक और एडिशन बात ये इसके अंदर लिख लें, आप विटामिन के भी देते हो और विटामिन डी भी देते हो। ठीक है, ये दोनों लिख लें आप। विटामिन के और विटामिन डी आफ्टर बर्थ आपने बच्चे को देना होता है। ठीक है। ऑल दो आप वो प्रेफर करते हो विटामिन डी वो सप्लीमेंट्स देते हो, लेकिन जो इंजेक्शन जाता है वो विटामिन के का जा रहा होता है। आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है। विटामिन के भी और विटामिन डी भी आपने देना होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब विटामिन के क्या करता है, इन शॉर्ट इतनी सी कहानी याद रख लें कि ये आपके ब्लीडिंग को होने नहीं देता। कैसे ब्लीडिंग को होने नहीं देता, आपने बताना, ये क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अब कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, 2 7 9 10। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर दोनों पाथवेज नहीं आगे, शाबाश, दोनों पाथवेज नहीं इसके अंदर आगे, इसके अंदर दोनों पाथवे आ गए, तो क्या करता है, क्लॉटिंग से इनहिबिट करता है, क्लोटिंग को होने नहीं देता। दूसरी आपने बात बतानी, ये आपके प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है साथ। कौन, विटामिन के कर रहा होता है, ये विटामिन के का फंक्शन है। 2 7 9 10 को एक्टिवेट करता है, साथ प्रोटीन सी और एस को एक्टिवेट करता है। ये जो 2 7 9 10 है, ये क्या करते हैं, आपने बताना है, ये आपके क्लॉटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो प्रोटीन सी और एस है, ये क्या करते हैं, शाबाश, प्रोटीन सी एस पढ़ी होगी, कितनी दफा पढ़ी होगी, प्रोटीन सी और एस, बताएं बताएं, प्रोटीन सी और एस क्या करती हैं, वेरी गुड, ब्लीडिंग कर रही होती हैं। ठीक है। ये याद रखना, विटामिन के, जरूरी नहीं है कि के दे के हमने उसको क्लॉटिंग ही करवा देनी है और उसका प्लेटलेट्स का लेवल फॉल कर दे, कोई फायदा नहीं है, उसके दो फंक्शन आ गए, उसने प्रोटीन सी और एस को भी एक्टिवेट करना होता है। ठीक है। फिर आपका कंप्लीट ब्लीडिंग टाइम 2 to 7 मिनट नॉर्मल बनता होता है। ये वाली सारी बातें समझ में आ गई बच्चों, ये बातें समझ में आएगी तो आगे डिजीज समझ में आएगी, नहीं तो वो भी ऊपर से ही जाएगी। ठीक है। जी जी, मैं अभी तो स्टार्ट नहीं, अभी तो फिजियोलॉजी की है, और अच्छे 2 डिजीजेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये वाला आपका सारा पोर्शन हो गया है। ठीक है, जो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। और अब आगे आ जाओ, ये तो फार्माकोलॉजी लिखी है, बाद में देखते हैं। ठीक है। वॉन मिलिग्रेन डिजीज की तरफ आ जाओ। बच्चे, मेरा भी सुबह ट्रोमेटोलॉजी का पेपर है, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। फिर इस तरह आपका 2.5 महीने में मेडिसिन ना कंप्लीट हुई 3 में, तो आपने तो मुझे पकड़ लेना ना। ठीक है, जरा जल्दी खत्म कर देंगे।
ओके, इधर आ जाओ वॉन विलियम डिजीज की तरफ। अब वॉन विलियम डिजीज के अंदर होता क्या है आपने बताना है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी है। आप तो लेजेंड है सारा कुछ जी, बिल्कुल। ये बचे पेपर भी तो फिर मैंने एशियन में देना होता है ना, आपको पता है फिर वो कैसे सुनते हैं। जो वो सुनना चाह रहे होते हैं वो बातें उनको बतानी होती हैं फिर। ठीक है, आगे आ जाओ इधर वॉन विलियम डिजीज की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया था वॉन विलियम फैक्टर क्या करता है। शाबाश, पहले तो मुझे ये बताएं ना, वॉन विलियम फैक्टर का मैंने अभी आपको ऊपर फंक्शन बताया, क्या करता है ये? बताएं बताएं। GP1B रिसेप्टर इस पे आगे लगता था, वो क्या करता था? प्लेटलेट्स की एडिशन करा रहा था, मुझे ये बताएं। बताएं बताएं, GP1B GP2B आके यहाँ पे लग के प्लेटलेट्स की एडिशन करवा रहे थे। शाबाश, प्लेटलेट्स एडिशन करवा रहे थे। ठीक है, अब एक पेशेंट आया, उसका वॉन विलियम फैक्टर ही सही नहीं है। ठीक है, उसको वॉन विलियम डिजीज है, उसको ये जेनेटिकली मसला है। तो मुझे ये बताएं, क्या बच्चों उसके अंदर कोagulation हो सकती है? बताएं, शाबाश। क्या उसके अंदर कोagulation हो सकती है? मुझे बताते जाएं साथ साथ। क्या उसके अंदर कोagulation होगी? उसके अंदर कोagulation नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने बताना है इसके अंदर कोagulation नहीं होगी। वॉन रिलेवेंट फैक्टर का ना एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख लें। ठीक है, वॉन विलियम फैक्टर का ना एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर फंक्शन लिख लें। वॉन विलियम फैक्टर ने क्या करना होता है बच्चों, आपके जो ये होता है ना फैक्टर नंबर 8। ठीक है, फैक्टर नंबर 8 किस पाथवे में आ रहा था? शाबाश, अभी हमने पढ़ा है। बताएं बताएं। इंट्रिंसिक पाथवे में नहीं आ रहा था, PTT में नहीं आ रहा था, ये मैंने आपको बताया ना अभी। इसका काम ये होता है कि वॉन विलियम फैक्टर का फंक्शन ये होता है, इसने डिस्ट्रक्शन नहीं होने देती किसकी, फैक्टर नंबर 8 की। डिस्ट्रक्शन होने से बचाता है इसको। ठीक है, वॉन विलियम फैक्टर। अब आप मुझे ये बताएं, किसी पेशेंट के अंदर वॉन विलियम फैक्टर ही सही नहीं बन रहा, ठीक है, या उसका लेवल कम है या वो सही नहीं बन रहा, तो मुझे ये बताएं फैक्टर 8 की ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगी? शाबाश, फैक्टर 8 की ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी इसके अंदर। इसके अंदर फैक्टर 8 की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी उतना कम कोagulation नहीं होगा। बताएं, उतनी कम कोagulation होगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कोagulation कम हो रही, फैक्टर 8 किस पाथवे में आ रहा था? इंट्रिंसिक और PTT के अंदर आ रहा था। तो मुझे ये बताएं, PTT रेज नहीं कर देगा इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम? शाबाश, कॉन्सेप्चुअली बात करनी है। PTT रेज करेगा, इसका PTT रेज कर देगा। अब आप मुझे बताएं, वॉन विलियम फैक्टर का एक और काम था, इसने क्या करना था? कास्केड बनवाना होता था। अब ये कास्केड तो है नहीं, तो क्या अगर इंजरी वाली जगह पे ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी? बताएं बताएं। इसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी, तो इसके अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, कहीं पे भी पता चल, आप ये दोनों फाइंडिंग्स मिले आपको कि उसका PTT भी इंक्रीज है और उसका ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज है। पहले तो आंखें बंद करके वोन विलिब्रेंट को ना टिक कर देना है ना आपने। ठीक है, वो बाकी बाद में फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी इसके अंदर क्या हमने आगे रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रख लें। मैंने कहा ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। ठीक है, जो इसकी टाइप 3 होती है ना, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इसकी आगे ना 3 टाइप्स हैं। ओके, इधर आ जाओ टाइप्स की तरफ। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की भी आगे क्या है, इसको डिजीज को भी उसने 3 में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी बुक पर नहीं लिखा हुआ, ये लिख लीजिएगा। टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 में किया हुआ इसने इसको, और टाइप 3 में उसने इसको क्या किया, कैटेगराइज किया हुआ है। अब टाइप 1 में क्या होता है आपने बताना है, इसके अंदर जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ना, उसका लेवल डिक्रीज होता है। टोटल खत्म नहीं होता, लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आपने टाइप 2 वाले पे इसके अंदर ये बताना है कि इसके जो वो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, उसमें इशू आ रहा होता है। किसके? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के नॉर्मल क्वालिटेटिव एबनॉर्मलिटीज हम इसके अंदर देखते होते हैं। ठीक है, आप आपने ये बतानी है इसके अंदर क्वालिटी में इसके इशू आ रहा होगा। ठीक है, टाइप 3 वाले पेशेंट के अंदर आपने बताना है कि ये क्या होगा, टोटली एब्सेंट होगा। ठीक है, टाइप 1 में क्या था, डिक्रीज था। टाइप 2 में क्या था कि क्वालिटी में इसका इशू आ रहा था। ठीक है, टाइप 3 में आपने क्या बताना है, इसके अंदर टोटली एब्सेंट है। अगर आपसे पूछा जाए इन सब में से मोस्ट कॉमन कौन सी है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो आपने बताना है टाइप 1। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसको लिख लें। ठीक है, ये आपकी बुक पर नहीं लिखी हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट सीवियर कौन सी टाइप है वॉन विलियम डिजीज की, तो आपने बताना है टाइप 3। क्यों? इसके अंदर टोटली एब्सेंट है वो। समझ आ गई? इसके अंदर क्या है, टोटली एब्सेंट है। पता चल गया मैंने आपको क्या क्या बातें इसमें बताई? शाबाश, बताएं।
ओके का सारी बातें समझ में आ गई, तो ठीक है जी। ये सारी टाइप्स अब आपने लिख लेनी है। पहली दो डोमिनेंट है, लास्ट वाली क्या है इसमें रिसेसिव है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखें अब इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पेशेंट आया है, उसको वॉन विलियम्स डिजीज है, तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे, हम इस सब क्लिनिकल फीचर को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, क्या इसके अंदर इजीली ब्लीडिंग हो सकती है? शाबाश। इसके अंदर ब्लीडिंग देखेंगे हम, जीआईटी ब्लीडिंग हो, कोई भी ब्लीडिंग हो, हम इसके अंदर देखेंगे। हम इसके अंदर ब्लीडिंग देखेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी क्या है, मैंने अभी सर्कमसिजन करनी है, वो बच्चा है, तो आफ्टर सर्कमसिजन उसकी ब्लीडिंग क्या है, रुक नहीं रही। तो क्या मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ कि या इसको क्या है, वॉन विलियम्स डिजीज है, या इसको क्या है, हीमोफीलिया है? वो अभी हीमोफीलिया पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंशियल पॉइंट है, बस इतना याद रख लें। सर्कमसिजन के बाद क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होगी। फिर मैंने आपको कहा था कि प्लेटलेट्स इशू आ रहा, वॉन विलियम्स फैक्टर का इशू आ रहा, प्लेटलेट्स तो लग नहीं रहे। अब जो जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में मैंने आपको इशू बताए थे ना, क्या क्या बताया था, एपिस्टेक्सिस बताया था मैंने वहां पे, बताएं। इसके अंदर एपिस्टेक्सिस भी ज्यादा से ज्यादा होगी। मुझे ये बताएं, इसके अंदर हीमोप्टेसिस मैंने आपको बताया था पीछे, इसके अंदर हीमोप्टेसिस भी होगा। फिर मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया था, जीआईटी ब्लीडिंग होगी, शराज ने भी टाइप किया था, जीआईटी ब्लीडिंग भी इसके अंदर होगी। ठीक है, ये सारी बातें आपने बतानी है कि इसके अंदर क्या होंगे, ये इशू होंगे जी। प्लेटलेट मैं अभी बताता हूँ आपको, ये वाली डायग्नोसिस में जाके बात बताता हूँ, ठीक है। देखें, ये सारी क्लिनिकल फीचर तो हमने देख लिए, इसके अंदर ये मसला होगा। आपने बताया वॉन विलियम्स फैक्टर है, तो प्लेटलेट्स जुड़ नहीं रहे। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, जाके उसके साथ जुड़ेंगे तभी तो वो ब्लीडिंग रोकेंगे ना। यही नॉर्मल फंक्शन हमने आप ऊपर ये पढ़ा था ना शुरू में, प्लेटलेट्स। अब ये सारे क्लिनिकल फीचर देख लिए, अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। एक पेशेंट आया मेरे पास वॉन विलियम्स फैक्टर का, मैंने उसको डायग्नोज कैसे करना है। सिंपल सी बात है, आपने बताना है सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं इसका पीटीटी का लेवल चेक करूंगा। ठीक है, मुझे पीटीटी का लेवल क्या मिलेगा इसके अंदर, शाबाश, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, पहले तो ये बताएं ना, सोच के बताएं। पीटीटी का लेवल क्या मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? मुझे पीटीटी का लेवल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मुझे जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका लेवल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा कि नॉर्मल? मुझे भाई उसका लेवल नॉर्मल मिलेगा, उसका तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें नॉर्मल होगा। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें अब आगे आ जाए प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स पे क्या इशू होगा, शाबाश। प्लेटलेट्स पे क्या इशू होगा, जब उसकी प्लेटलेट्स जा ही नहीं रही इंजरी वाली जगह पे, तो भाई प्लेटलेट्स भी तो नॉर्मल होंगे ना इसके। इसमें कौन सा कोआगुलेशन हो रही है, तो इसके अंदर क्या होंगे, प्लेटलेट्स भी इस पेशेंट के अंदर नॉर्मल होंगे। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आपने बतानी है। मुझे ये बताएं, जब मैंने ब्लड में उसका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का लेवल चेक किया, मुझे कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, पहले तो मुझे ये बताएं। इसके अंदर क्या मिलेगा, शाबाश, वॉन विलिब्रेंट का फैक्टर का क्या मिलेगा लेवल, कम मिलेगा। ठीक है, अच्छा। फिर हम इसमें ना एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है रिस्टोस्टेटिन टेस्ट। अब आपको पता है ये टेस्ट क्या करता है, रिस्टोस्टेटिन टेस्ट। आपने बताना है ये प्लेटलेट्स की क्या करता है, एग्लूटिनेशन के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, एग्रीगेशन के बारे में बता रहा होता है। तो मुझे ये बताएं, इसके अंदर एग्रीगेशन हो रही थी, शाबाश बताएं, इसके अंदर एग्रीगेशन हो रही थी? नहीं हो रही थी। ठीक है, जब इसके अंदर एग्रीगेशन नहीं हो रही तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके अंदर एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट होगा। शाबाश, बताएं, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि इसके अंदर ये टेस्ट क्या होगा, एबनॉर्मल होगा? इसके अंदर ये क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि रिस्टोस्टेटिन क्या करता है, अच्छा, ये पता क्या कर रहा होता है, ये आपकी प्लेटलेट्स की एग्लूटिनेशन करा रहा होता है। वो कैसे करवाता है, ये आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर को हम इसके अंदर देखते हैं कि वो जाके GP1B के साथ बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लेटलेट्स जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे इसमें। अगर नहीं जुड़ रहे तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या है, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो हमारा हिस्टोस्टेटिन टेस्ट है वो क्या है, एबनॉर्मल है। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि जो ये टेस्ट है ये एबनॉर्मल होगा इसके अंदर, इसके अंदर ये टेस्ट एबनॉर्मल होगा। ये सारी बातें अब आपने बतानी है। ठीक है, अब आ जाए इसके ट्रीटमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है, इसका वॉन विलिब्रेंट डिजीज का, मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसके अंदर मैं क्या ट्रीटमेंट दूंगा, शाबाश बताएं। इसमें इशू क्या आ रहा था, हमारा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का इशू आ रहा था ना, यही बताया था ना। हमने एक ड्रग पढ़ी थी ADH एगोनिस्ट, वेरी गुड हफ्सा, वेरी गुड शराज। ADH एगोनिस्ट पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, डेस्मोप्रेसिन, याद आई कि नहीं आई? डेस्मोप्रेसिन क्या करती थी आपके,
आपने कहा था जी ये क्या करवाती है, ये एग्लूटिनेशन करवाती है, आपकी कोआगुलेशन कास्केड को एक्टिवेट करती है। आपने बताना है कि जो डेस्मोप्रेसिन होती है, कि ये आपके वेबल पैलेट बॉडी से क्या करती है, आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज करवाती है। ठीक है, जितना ज्यादा वेबल पैलेट बॉडी से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होगा उतना ज्यादा फैक्टर एट एक्टिवेट होगा। जितना ज्यादा फैक्टर एट एक्टिवेट होगा उतनी ज्यादा कोआगुलेशन अब इसके अंदर हो सकती है। बात समझ में आई? शाबाश। ओके, अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बायर से फैक्टर एट ही दे दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब फैक्टर एट जब मैं बायर से दे दूंगा तो भाई इसका जो सेकेंडरी हिमोस्टेसिस वाला जो कंप्लीट प्रोसेस था, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, वो दोनों चल नॉर्मल नहीं चलेंगे, वो दोनों नॉर्मल चलेंगे। ठीक है, मैं बायर से क्या दे दूंगा इस पेशेंट के अंदर, मैं इसको फैक्टर एट दे दूंगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं आगे क्या करूंगा? हाँ जी, शाबाश, किसी को पता है? क्या सर्जरी, इसमें कौन सी सर्जरी करनी है? अब सर इसमें कौन सी सर्जरी करेंगे? ओके, इसके अंदर मैं दूंगा क्रायो प्रेसिपिटेट दूंगा। ठीक है, ये लिख लें। अब ये क्रायो प्रेसिपिटेट क्या होती है, आपने ये बताना है। क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या होता है, आपका फैक्टर नंबर एट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है आपने बताना है, फैक्टर नंबर 13 और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ये तीनों चीजें होती हैं किसके अंदर, क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर। ठीक है, बंदा लाहौर भेज देना। ठीक है, ओके। ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट अब आपने इसका लिख लेना है। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, वरना फिर आगे डिस्कस करते हैं। जी जी, ओके, अगर क्लियर है तो। क्या लिखा है इसने कि भाई अगर नॉर्मल एंडोथेलियल है तो फिर क्यों नहीं क्लॉटिंग हो रही होती? अच्छा, एक क्वेश्चन, ट्रीटमेंट पीट कर, अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि नॉर्मल अगर एंडोथेलियल है, एंडोथेलियल सेल पड़ा है तो उसके अंदर क्यों नहीं क्लॉटिंग हो रही होती? ठीक है, वो क्लॉटिंग क्यों नहीं करवा रहा होता है? आपने बताना है कि जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल पड़ा होता है ना, एंडोथेलियल पड़ा होता है हमारे पास, वो क्या करता है, वो प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज कर रहा होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। ये दोनों क्या करते हैं कॉन्जेनाइटल, एक मिनट, आपने बताना है कि ये दोनों क्या करते हैं, आपकी वेजोडाइलेशन कर रहे होते हैं। वेजोडाइलेशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोक रहे होते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी आपने बतानी है, ये हेपरिन को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हेपरिन को रिलीज करेगा तो क्या करेगा, एंटी थ्रोम्बिन थ्री ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन थ्री जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा उतनी कम ब्लीडिंग होगी। इसके अंदर थ्रोम्बिन को जनरेट नहीं होने देगा, जब थ्रोम्बिन बनेगा ही नहीं तो कोआगुलेशन कास्केड नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात कि एंडोथेलियल सेल अगर ये नॉर्मल क्यों नहीं प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करवाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी रीजन ये है कि प्रोस्टासाइक्लिन क्या और क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, ये वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, हेपरिन को रिलीज कर रहे होते हैं। जब हेपरिन रिलीज होता है तो क्या होता है, आपने बताना है कि एंटीथोर्मिन थ्री को एक्टिवेट करते हैं और ब्लीडिंग को होने नहीं देते। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि कोई नहीं आई? ओके, अच्छा, आगे आ जाए किसकी तरफ, हीमोफीलिया की तरफ। हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? ठीक है, ये देख लो, उसने साइड पे लिखा हुआ है कि टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, डोमिनेंट होती है, थ्री वाली रिसेसिव होती है आपकी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाए हीमोफीलिया की तरफ। हीमोफीलिया को आगे उसने ना तीन कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया। एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है बच्चों बी, और दूसरा कौन सा होता है, सी। ठीक है, ए में क्या होता है, फैक्टर एट कम होता है, बी में नाइन कम होता है, सी में 13 होता है। बस ये लिख लें। ठीक है, ओ, ट्रीटमेंट आपका वो रह गया। बच्चे, ट्रीटमेंट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये देखो। मैंने इसके अंदर क्या देना है, 1 मिलीब्रेंट फैक्टर देना है बाहर से। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो ये डेस्मोप्रेसिन देना है। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो बाहर से डायरेक्टली फैक्टर एट दे दूंगा। फैक्टर एट से भी फर्क नहीं पड़ेगा तो क्रायोप्रेसिपिटेट दे दूंगा। क्रायोप्रेसिपिटेट में तीन चीजें होती हैं, फैक्टर एट होता है, फैक्टर 13 होता है, और फाइब्रोनेक्टिन होता है। ठीक है, समझ आ गई? सारे आपके क्या करवा रहे होते हैं, क्लॉटिंग करवा रहे होते हैं। ये ट्रीटमेंट बताया इसका। हाँ जी, समझ आ गई कि कोई नहीं आई, दोबारा बता दूं? ओके,
हीमोफीलिया डिस्कस कर रहे थे हम, बड़ा छोटा लिखा है यहाँ पे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के अंदर आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये भी आपके क्या जेनेटिकली इशू है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका फैक्टर 8 ही नहीं सही बनता। आपने बताना है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है ये, पहली इंपॉर्टेंट बात लिख लें, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है। दूसरी बात आपने बताना है कि इसके अंदर आपका फैक्टर 8 का इश्यू होता है, ठीक है। रिसेसिव है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज इन बॉयज। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डिजीज थी वो फीमेल्स में भी हो सकती थी, लेकिन जो आपका हीमोफीलिया ए है वो सिर्फ किस में होगा, लड़कों में होगा, मेल्स के अंदर होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। क्या होता है कि इसके अंदर आपने बताना फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी। मुझे ये बताएं कि जब वो हमने पीछे सारे जो क्लिनिकल फीचर पढ़े थे वो सारे इसके अंदर होंगे, जो मैंने भी आपको पढ़ाया, इसके अंदर ब्लीडिंग होगी, इसके अंदर मसल ब्लीडिंग होगी, मार्थरोसिस होगी, वो सारी चीजें भैया अब इसके अंदर होंगी, ठीक है। ब्लीडिंग होगी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, ज्वाइंट ब्लीडिंग जी, हिमार्थ्रोसिस होगा इसके अंदर, ठीक है। आपने इसके अंदर ये बताना है। फिर आपने बताना है कि आफ्टर सर्कमसिजन इसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही होगी, डेंटल प्रोसीजर्स के बाद इसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। साथ वो लिख देगा कि मेल है, ठीक है। बॉय है और क्या लिखेगा, एज कम लिख देगा इसके अंदर। सारी बातें इसके अंदर भी क्या होगी, आपने बताना है कि जब इसके डायग्नोसिस में क्या होगा, सारी कहानी वही है, बस वो रिसेसिस में मेल मेंशन कर देगा और एज कम कर देगा इसके अंदर, ठीक है। अब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो पीटीटी पे क्या फर्क आएगा भाई, पीटीटी इंक्रीज नहीं करेगा। जो आपका पीटी था वो नॉर्मल नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर, शाबाश बताते जाए मुझे, इसके अंदर नॉर्मल होगा। दूसरा, वो इसका क्या कहते हैं, फैक्टर 8 का लेवल चेक करेंगे बॉडी में, फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा, कम होगा इसका। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, मेगा कैरियोसाइड का लेवल चेक करेंगे। मेगा कैरियोसाइड क्या है, प्लेटलेट्स ही तो है, तो इसके अंदर मेगा कैरियोसाइड का लेवल क्या होगा, आपने बताना है। इसके अंदर मेगो कैरियोसाइड का लेवल नॉर्मल होगा। अब ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है ना, प्राइमरी का इशू नहीं है, सेकेंडरी है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने बताना है कि क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम इसके अंदर नॉर्मल होगा, लेकिन इंटरनल ब्लीड करेगा पेशेंट ज्यादा से ज्यादा, क्लॉटिंग का टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ये बताना होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसके अंदर मैं क्या दूंगा, ओ भाई इसके अंदर भी डेस्मोप्रेसिन ही मैं दूंगा, और मैं इसके अंदर क्या दूंगा, शाबाश, फैक्टर से दे सकता हूँ। और अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो क्या, क्रायोप्रेसिपिटेट दूंगा इसके अंदर भी, ठीक है। सारी बातें वही है, कोई डिफरेंशियल पॉइंट नहीं था। वो जो था वो मैंने आपको बता दिया, एक एज का बता दिया है, एक एक्स वो रिसेसिव का बता दिया है, सिर्फ मेल्स में होगा। दूसरा आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपने बताना ब्लीडिंग टाइम ज्यादा नहीं होगा। ब्लीडिंग टाइम कब ज्यादा होता है, जब आपके एबनॉर्मल प्लेटलेट्स हो, प्लेटलेट्स का लेवल कम हो, तब क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम पे थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, या प्लेटलेट्स आपके जुड़ ना रहे हो, ठीक है। अब वॉन विलिबेंट फैक्टर का तो इशू नहीं है, प्लेटलेट्स तो जुड़ रहे हैं उसके साथ, जीपी 1 भी और जीपी 2 भी सही काम कर रहे हैं अपना, इशू आ रहा है फैक्टर 8 का। तो इसलिए क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम इसके अंदर नॉर्मल होगा। हमने किसके अंदर पढ़ा था कि ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, हमने वॉन विलिब्रेंट डिजीज के अंदर पढ़ा था, क्या था, ब्लीडिंग टाइम उसके अंदर ज्यादा है। आपने बताना है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इंट्राक्रीनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हिमाचूरिया भी हो सकता है इसके अंदर, इंट्रामस्कुलर ब्लीड भी कर सकता है, हिमाटोमा ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। समझ आ गई ये वाली सारी बातें, ओके, ठीक है। हीमोफीलिया बी आपकी बुक पे नहीं लिखा, सिंपल इसके अंदर भी इतना याद रख लें कि आपके फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। जब आपके फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी, अगेन इसके अंदर भी ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, इसके अंदर क्लॉटिंग टाइम ज्यादा हो जाए इस पेशेंट के अंदर। हम जब इसकी डायग्नोसिस करेंगे, फैक्टर 9 किस में आता था, शाबाश, फैक्टर 9 किसके अंदर आता था, और भाई आपके इंट्रिंसिक पाथवे में ही आता था, शुरू में आपको, इसलिए मैंने सारे पाथवे बना के दिखाया था, ठीक है। आपके इंट्रिंसिक पाथवे में आ रहा था, तो पीटीटी का लेवल इसके अंदर भी बढ़ जाएगा, ब्लीड इसके अंदर, ब्लीडिंग टाइम इसके अंदर भी नॉर्मल रहेगा, क्लॉटिंग टाइम इसके अंदर बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट में मैं इसकी क्या दूंगा, इसके अंदर मैं अब डेस्मोप्रेसिन नहीं दूंगा, मैं इसके अंदर अब क्या दूंगा, फैक्टर नंबर 9 दूंगा, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन नहीं देनी, डेस्मोप्रेसिन का फैक्टर 8 पे रोल है, ठीक है। ओके जी, समझ आ गई है तो बेस्ट है फिर तो। हाँ जी, सारा समझ आ गई, ये वाली सारी बात समझ में आ गई। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ इसके साथ। अगला टॉपिक, टॉपिक कौन सा करें, डीआईसी कर लें कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर प्यूरा कर लें। अच्छा, ये आ जाए आइडियोपैथिक या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अंदर पता, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 10 मिनट है जो हफ्ता, मुझे टॉपिक, मुझे सिलेबस कवर करने दो, ठीक है।
इसके अंदर पता क्या होता है, ये मजे का टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, ये डिजीज आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो भाग के लंदन पहुंच जाता है। कौन है वो? जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ लंदन में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये डिजीज है। ठीक है, उसका प्लेटलेट्स ही पूरा नहीं होता। ठीक है। हाँ जी शेर। अम्मा जी आपका प्यारा लीडर ना करे सर, हमारा लीडर है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो, बाद में करेंगे पॉलिटिक्स, इधर पहले टॉपिक की तरफ आ जाओ। ठीक है। ये जी नवाज शरीफ को भी यही डिजीज है आपकी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिन, ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको। ठीक है, जिसका प्लेटलेट्स काउंट ही पूरा नहीं होता। आपने ये बताना है कि आपकी अपनी एंटीबॉडीज क्या करती हैं आपके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बन जाती हैं, किसके? प्लेटलेट्स के। जब आपकी अपनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट बन जाएगी किसके? प्लेटलेट्स के। तो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी, उतना लेवल क्या करेगा? कम होगा। उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। पूछा जाता है ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडीज है जो अगेंस्ट प्लेटलेट्स बन रही होती हैं? आपने बताना है आईजीजी एंटीबॉडीज। ठीक है। दूसरी बात आपने बताना है ये आपके प्लाज्मा सेल से बन रही होती हैं किस जगह पे? स्प्लीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बन रही होती हैं। ठीक है, स्प्लीन से ज्यादा बन रही होती हैं, स्प्लीन से प्लाज्मा सेल से। अच्छा ओके। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आईजीजी एंटीबॉडीज क्या करती हैं आपके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बन जाती हैं। जब आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स के अगेंस्ट बन जाएगी, तो मुझे ये बताएं इसके अंदर क्या होगा? आपके प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी, शाबाश। और भाई इसके अंदर प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है। अब जब प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो मुझे ये बताएं क्या इस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? पहले तो ये बताएं ना, ब्लीडिंग टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? ब्लीडिंग टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, खुद ही आपको ये वाले टॉपिक आते हैं। क्या करेगा इसका? ब्लीडिंग टाइम बच्चों ज्यादा कर देगा। ठीक है। अब देखें, मैंने क्या बताया आपको, आपकी जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं वो अगेंस्ट बन रही है किसकी? प्लेटलेट्स के। अब उसने इसको आगे दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अब आपको पता है एक क्या होगी इसके अंदर? एक्यूट होगी भाई, अगर वो कम है 3 महीनों से। एक क्या है हमारे पास? क्रॉनिक होगी। ठीक है, दो स्टेजेस में इन्वॉल्व किया हुआ है इसको। अगर तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, अब बात को समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता होता है, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, अगर आपके इन्फेक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया उसको साइटोमेगाल वायरल इन्फेक्शन जी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ आपका? आईजीजी एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो रही हैं, और वो आईजीजी क्या कर रही हैं? प्लेटलेट्स पे जाके अटैक कर रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। दिस इज नोन एज एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अगर तो वायरल इन्फेक्शन के साथ क्वेश्चन आएगा, वो एब्स्टाइन बाय वायरस भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस भी हो सकता है, कोई भी वायरस वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारे पास पेशेंट आ रहा है। आपने बताना है, जब भी हमारे पास एक्यूट केस होता है ना बच्चों, जब भी एक्यूट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, एक्यूट आईटीपी, इसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनकी इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं होती कि अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक है। अब जब उसके अंदर क्या हुआ? वायरल इन्फेक्शन हो गया कोई भी, वायरल इन्फेक्शन ने क्या किया? जाके आईजीजी एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होंगी, लेवल ज्यादा करेंगी अपना, वो प्लेटलेट्स को भी क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो मुझे ये बताएं इसके अंदर प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज कर देगा? शाबाश। इस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा वायरल इन्फेक्शन के बाद। हाँ जी बताएं बताएं। ओके। ओके जी, क्या होगा? इसका लेवल डिक्रीज कर देगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। क्रोनिक फॉर्म पे क्या होता है? क्रोनिक में आपने बताना है मोस्ट लाइकली वुमेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और कौन होते हैं? वुमेन साथ एडल्ट। उसमें क्या था बच्चा, इसमें वुमेन और एडल्ट आ रही होती हैं। ठीक है। होता ये इसमें मेल्स में भी है, ये नहीं कि नहीं होता। ठीक है, आपने बताना है ये एडल्ट्स में मोस्ट लाइकली होता है, वुमेन्स को मोस्ट कॉमनली इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है आपने बताना है, ये मोस्ट लाइकली आपके एसएलई की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, एसएलई की वजह से हो रहा होता है। ये किसने बताया? वेरी गुड शिराज, एसएलई प्रेग्नेंट जी बिल्कुल, आपके एसएलई की वजह से हो रहा होता है। ठीक है।
अब ये और ये क्या करता है आपको पता है, आईजीजी क्या करता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है, बच्चे में भी जाके क्या करवा देगा भाई, प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज करवा देगा। ठीक है जी, आईजीजी क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, आपने बताना है कि एसएलई किसी पेशेंट के अंदर है, आपको पता है क्रोनिकली ऑटोइम्यून डिजीज है, इसने क्या करना है, आपकी आईजीजी को एक्टिवेट करना है, आपके प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितनी प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी उतना ज्यादा क्या होगा इसके अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा इसके अंदर। ठीक है, दोनों का डिफरेंशियल पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता होता है, देखिए वो लिखेगा कि 10 ईयर ओल्ड क्या है, एक बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, उसको राइनाइटिस है, रनी नोज है उसको, साथ वो लिख देगा इसके अंदर लो ग्रेड फीवर है। ठीक है, साथ वो लिख देगा इसके अंदर और क्या है इसके अंदर, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा से ज्यादा, प्लस एपिस्टेक्सिस है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, हमने लैब इन्वेस्टिगेशन की है, इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा मिला है। क्या मिला है, मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने आंखें बंद करके कहना है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, सारे इशू आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, कौन से वाला, एक्यूट वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल, मैंने आपको बताया वो प्रेग्नेंट के अंदर क्रोनिक मोस्ट लाइकली हो सकता है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल, अब क्वेश्चन पूरा सुनीजिएगा। ठीक है, हैव ब्रूजेस, ठीक है, आपने बताना उसके अंदर ब्रूजेस भी है, उसके अंदर और क्या है आपने बताना, पटेकिया भी है उसके अंदर, आपने साथ बताना उसके अंदर क्या है, एपिस्टेक्सिस भी है। ठीक है, प्लस वो लिख देगा इसके अंदर कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, बटरफ्लाई रैश। ठीक है, बटरफ्लाई रैश किस डिजीज के अंदर देखते हैं, बटरफ्लाई रैश किस डिजीज के अंदर देखते हैं, मेलर रैश, बटरफ्लाई रैश किसके अंदर, वेरी गुड, एसएलई के अंदर देखते हैं। पटैकिया और क्या और ब्रूजिस एपिस्टेक्सिस, क्वेश्चन कंप्लीट खुद ही बन गया। फिर वो पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या है, क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। बात समझ में आ गई। यहाँ अगर पूछेगा कि इसके प्लेटलेट्स का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है, आपने बताना प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा होगा इसके अंदर। मेगा कैरियोसाइट क्या करते हैं भाई, प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट का लेवल, बच्चे मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा होगा इसमें, ना कि कम। मुझे पता है कि न्यू एडिशन वाली बुक पे आपका कम लिखा हुआ, लेकिन कम नहीं होगा, मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट आपके प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक पे भी, यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टेप 2 सीके पे उन्होंने लिखा हुआ है मेगा कैरियोसाइड का लेवल। जी, प्लेटलेट्स क्या मेगा ज्यादा, ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन तो किया हुआ मेगा कैरियोसाइड का लेवल ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है जी, ज्यादा ही लिखा है, मैंने भी ज्यादा ही बोला है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि इसके अंदर क्या है, क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है, इसके अंदर आपको सारी बातें पता होना चाहिए। आगे आ जाए। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे हो, क्लिनिकल फीचर भी मैंने सारे इसके अंदर कवर कर दिए कि एसएलई के फीचर के साथ आ सकता है, परप्यूरा एपिस्टेक्सिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसके अंदर होगा। डायग्नोसिस पे क्या होगा, मेगा कैरियोसाइट क्या होगा इसके अंदर ज्यादा होगा। और भाई बोन मैरो तो अपना पूरा जोर लगा दिया ना कि मैं किसी तरीके से क्या करूं, आपके प्लेटलेट्स बना दूं। वो बोन मैरो ज्यादा से ज्यादा मेगा कैरियोसाइट बना रही है। अब मेगा कैरियोसाइट से आगे आपके क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट का तो लेवल ज्यादा है, प्लेटलेट्स आगे से डिस्ट्रॉय हो ही जा रहे हैं, वो आईजीजी एंटीबॉडीज उसको उड़ाई जा रही है। ठीक है, इसीलिए क्या बताना है आपने, इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट का लेवल ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, शाबाश, मेगा कैरियोसाइट का लेवल। ओके, प्लेटलेट्स कम बताने हैं इसके अंदर। ठीक है जी, आपको अगर ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, आगे आज और इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, इसका इसका इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्या दूंगा, ओ भाई एक्यूट के अंदर क्या हो रहा था, आपका अपना इम्यून सिस्टम अटैक हो रहा था, मैं क्या दूंगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड ही मैं इस पेशेंट के अंदर दूंगा। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड मैं इसके अंदर दूंगा। अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड से भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं इसके अंदर क्या दूंगा, आपने बताना है इसके अंदर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दूंगा। ठीक है, ताकि क्या करें, हमारे प्लेटलेट्स की डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम अटैक हुआ है वो इसको डिस्ट्रॉय ना करे, कुछ हद तक बेहतर हो जाए इसके अंदर। ठीक है,
आपने बताना है कोर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड से फर्क ना पड़ा तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दूंगा। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है, तो फिर मैं किसकी तरफ मूव करूंगा? आपने बताना है कि इसके अंदर फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं ऐसे ड्रग दूंगा कि जो क्या करें, कि आपके जाके प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को ज्यादा कर दें, ठीक है, ऐसे ड्रग ड्रग दूंगा। थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट ड्रग दूंगा इसके अंदर, आप लिख लें इसको, थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट ड्रग इसके अंदर प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट ड्रग कौन कौन से होते हैं? रिटुक्सीमैब आती है इसके अंदर, ठीक है। एल्ट्रोम, यार पता नहीं क्या है, एल्ट्रोम्बो बैग बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको पीछे कर ले, एल्ट्रोम्बो बैग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। अब एल्ट्रोम्बोबैक जब उसके अंदर आप ड्रग दोगे, ये क्या करेगा, ये जाके आपके बोन मैरो को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देगा ताकि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन इसके अंदर ज्यादा हो, ठीक है, कि भाई अब ज्यादा से ज्यादा बना। थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग देंगे इसके अंदर। अगर इससे भी ना फर्क पड़ रहा, तो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन किधर होती है? और भाई स्प्लीन में नहीं होती। स्प्लीन से तो आपकी आईवी इम्यूनो ये आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होकर आपके अटैक कर रही थी, शुरू में मैंने आपको बताया था। तो मेरे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पीछे क्या बचता है? स्प्लीनेक्टमी कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई? एंड पे हमने सर्जरी की तरफ जाना होता है कि ये सारी चीजें देखे। लेकिन जब भी आपने स्प्लीनेक्टमी कर दी है ना, फिर आपने इसके अंदर वैक्सीन देनी होती है अगेंस्ट निमोकोकल इन्फेक्शन के, ताकि क्या करे, आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। साथ आपने वैक्सीन देनी होती है उसको। ये बातें आपने सारी याद रखनी है इसके अंदर। पूरा टॉपिक समझ में आ गया? थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट भी देने हैं इसके अंदर, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने हैं आप, ठीक है। फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड भी इसके अंदर देने हैं। अगर इससे भी फर्क ना पड़े, तो आपने क्या करना है, प्लेटलेट्स का, जिसके अंदर प्लेटलेट्स का लेवल भी चेक करेंगे, लेस देन 50 होगा, ओके, लेस देन इसके अंदर 50 होगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई? ओके, ओके। आगे आ जाए हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की तरफ। ये डीआईसी कर लें, दोनों में से कौन सा टॉपिक करना है? जजाकल्ला की मतलब मैं लेके आई नहीं छुट्टी पहली, जजाकल्ला। चलो ठीक है, फिर छुट्टी करो आप लोग, एग्जाम है आप लोगों का। पढ़ो बैठ के, पढ़ना तो तुसी कोई नहीं एग्जाम का, मैंने पता है। बस दुआ कर दू लीडर के लिए। ओके जी। ख्याल रखें, फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।